हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल राठौड़ और आप देख रहे हैं राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑल मेडिकल एग्ज़ाम लाइक नीट, एम्स, इस सब के वीडियो लेक्चर्स, PYQs, ट्रिक्स वगैरह मिलती हैं और आगे भी मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे एनिमल टिश्यू चैप्टर के बारे में, अर्थात जंतु ऊतक चैप्टर के बारे में, जो आपका 11th का 7 नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आपके कॉकरोच भी आता है आपके सिलेबस में, और एनिमल टिश्यू एक चैप्टर है जिसके अंदर ये दोनों टॉपिक दे रखे हैं, एक तो जंतु ऊतक और एक कॉकरोच। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू। इस वीडियो में आपको पूरे का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एनिमल टिश्यू जो चैप्टर कंप्लीट आपको इस एक वीडियो में पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आप कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपन देखते हैं ऊतक। अच्छा, टिश्यू यानी कि ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है? ऐसी कोशिकाओं का समूह जो समान उत्पत्ति दर्शाए तथा एक विशिष्ट कार्य के लिए होते हैं, उसे ऊतक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होती हैं, या फिर आप कह सकते हो समान कोशिकाओं का समूह अंतराकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो स्ट्रक्चर में और कार्य में भिन्न भी हो सकती है, लेकिन उत्पत्ति में सदैव समान होती है। तो आपको डेफिनेशन ये ध्यान रखनी है कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो समान उत्पत्ति दर्शाते हैं तथा एक विशिष्ट कार्य के लिए होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या माइक्रो एनाटॉमी भी कहा जाता है। अब देखते हैं जंतु ऊतक के प्रकार, यानी कि एनिमल टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। तो जंतु ऊतक के मेनली 4 प्रकार है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में उपकला ऊतक से, कनेक्टिव टिश्यू में संयोजी ऊतक मतलब कि मस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है पेशीय ऊतक, और न्यूरल टिश्यू का मतलब होता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 सब के सब पढ़ लिए जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है वो आपको ये ध्यान रखना है कि उपकला ऊतक, यह ऊतक शरीर की बाह्य सतह एवं आंतरिक अंगों की बाह्य व भीतरी स्वतंत्र क्षेत्र को स्तरित करती है या निर्मित करती है। समझते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। ये जो किसी भी ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी की जो बाह्य सतह होती है, जैसे अपन की स्किन होती है, वो सब एपिथेलियल टिश्यू में आता है। तो ये पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी का जो शरीर होता है वो आप किससे, उसको ढकने का कार्य किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का। और हमारे शरीर के अंग जैसे कि आपकी आमाशय हैं, लीवर होती हैं, किडनी होती हैं, आहार नाल के कई सारे भाग हैं जिनको बाहर की ओर से और आंतरिक स्तर से ढकने का जो कार्य होता है वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, आगे देखते हैं एपिथेलियल ऊतकों के क्या लक्षण हैं। तो आपको कैरेक्टर याद रखने हैं कि एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्मा, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म से होती हैं। मतलब इनकी जो उत्पत्ति होती है एपिथेलियल टिश्यू की, वो एक्टो, मीजो और एंडोडर्म से होती है। और एपिथेलियल ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो आधारीय झिल्ली से जुड़ी रहती है। आधारीय झिल्ली यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है ये आपका दे रखा है, और इसके नीचे जो आधारीय झिल्ली होती है अर्थात बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो उपकला ऊतक के नीचे पाई जाती है। ये जो आधारीय झिल्ली जो होती है वो नॉन सेल्यूलर होती है, यानी कि अकोशिकीय होती है तथा ग्लाइकोप्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होती है। ठीक है, उपकला ऊतक जो असंवहनीय अर्थात नॉन वेस्कुलर होता है। और आपको भी पता है कि जो चीज़ नॉन वेस्कुलर असंवहनीय होती है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। जिस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ते हैं, कॉर्निया में होती है, कॉर्निया आँख का एक भाग होता है कॉर्निया, उसमें भी वो भी आपकी नॉन वेस्कुलर होती है अर्थात ब्लड सप्लाई तो उसमें भी एब्सेंट होती है, इसीलिए तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल होता है। तो इसी प्रकार से अपन पढ़ते हैं कि उपकला ऊतक की जो कोशिका होती है नॉन वेस्कुलर अर्थात उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। तो आप खुद सोचिए, जब ब्लड सप्लाई होगी नहीं, असंवहनीय है, तो उनको ऑक्सीजन और पोषण कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसीलिए जो होती है वो आपके उपकला ऊतक की जो आधारीय झिल्ली होती है इसके नीचे क्या पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाया जाता है। और संयोजी ऊतक जो होता है वो उपकला ऊतक को क्या देता है? पोषण व ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। किस प्रक्रिया? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। विसरण का मतलब पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है।
ठीक है। और उपकला ऊतक के स्वतंत्र सतह पर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई और स्टीरियोसीलिया भी पाए जाते हैं। और ये ध्यान रखना है कि और माइक्रोविलाई आपने कहाँ पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टिन और पीसीटी के अंदर भी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। और आपको स्टीरियोसीलिया जो कहाँ पाया जाता है, आपका आंतरिक कर्ण में था, इनर ईयर के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, स्टीरियोसीलिया पाए जाते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेनली बातें यही थी कि उपकला ऊतक नॉन वेस्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड सप्लाई जब एब्सेंट होगी तो उनको पोषण ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो नीचे की ओर क्या होता है, संयुजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है, जहाँ से आपको विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन और पोषण प्राप्त होता है। उपकला ऊतक की जो स्वतंत्र सतह होती है वहाँ पे माइक्रोविलाई और स्टीरियोसीलिया भी पाए जाते हैं। उपकला ऊतकों के सेल्यूलर जंक्शन, ये मेनली एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि उपकला ऊतकों के सेल्यूलर जंक्शन में सबसे पहला आता है टाइट जंक्शन, दूसरा गैप जंक्शन, तीसरा अडहेरिंग जंक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, टाइट जंक्शन को जोना एक्लूडेंस भी कहते हैं, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी के हिसाब से ध्यान रखें। टाइट, गैप और अडहेरिंग 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या क्या मतलब होता है इन सब का। तो टाइट जंक्शन क्या होता है, ये बॉडी फ्लूइड यानी कि काय द्रव्य को लीक होने से रोकते हैं। कोई भी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड पाया जाता है उसको लीकेज होने से रोकने का कार्य टाइट जंक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आमाशय, आंत और मूत्राशय में पाए जाते हैं। नहीं याद रखने हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसके कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं। उसके बाद पढ़ते हैं गैप जंक्शन, जिसे अपन इसे कम्युनिकेबल जंक्शन भी कहते हैं। अर्थात वो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि संचार की प्रक्रिया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार गैप जंक्शन में क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य आयनों का, छोटे अणुओं का, कुछ बड़े अणुओं का स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब आयन है, ग्लूकोज है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अगर ग्लूकोज का ट्रांसफ़र करना है, ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है, ये सब गैप जंक्शन के माध्यम से होता है। ये प्रोटीन कॉनेक्जियंस जो यहाँ पे पाई जाती है गैप जंक्शन में, कोई याद नहीं रखनी है। आई लेंस कॉर्निया में गैप जंक्शन पाया जाता है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है, परिभाषा ही आपको याद रखनी है, ठीक है। तीसरा होता है आपका अडहेरिंग जंक्शन। अडहेरिंग जंक्शन का मतलब होता है ऐड करना, यानी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म जो नेबरिंग कोशिका होती है उनके साइटोप्लाज्म को आपस में ऐड किया जाता है। इसे जोना अडहेरेंस भी कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, केराटिन। केराटिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो क्या पे यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और इसको ध्यान रखना, अडहेरिंग जंक्शन को अपन डेस्मोसोम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक कोशिका के जो मतलब टिकी नुमा जो संरचना होती हैं इसे डेस्मोसोम्स कहते हैं, और ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और केराटिन के समान प्रोटीन पाया जाता है, दो कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, कौन, डेस्मोसोम। तो मैं कहने का मतलब ये है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। टाइट जंक्शन का काम होता है बॉडी फ्लूइड के लीकेज को रोकना। उसके बाद में आता है आपका गैप जंक्शन, जिसका मतलब होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आयनों का, छोटे अणुओं का तथा कुछ बड़े अणुओं का स्थानांतरण करना। और अडहेरिंग जंक्शन को डेस्मोसोम भी कहा जाता है। अडहेरिंग जंक्शन का कार्य होता है दो नेबरिंग कोशिकाओं यानी कि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़े रखने का कार्य अडहेरिंग जंक्शन करता है। यही बार बार नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 3 चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है और बाकी एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार, उपकला ऊतक के प्रकार आपको पढ़ने हैं। तो उपकला ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपका सरल उपकला ऊतक और दूसरा होता है संयुक्त उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का मतलब जो एक लेयर से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, सिंपल, अर्थात सरल उपकला ऊतक भी उसे कहा जाता है। और सरल उपकला ऊतक की और क्या होता है, उसका जो कार्य होता है सरल उपकला ऊतक का, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, ये सारे कार्य सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं। जबकि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू यानी कि संयुक्त उपकला ऊतक का कार्य यह बहुस्तरीय कोशिकाओं का समूह होगा, क्योंकि कंपाउंड है और इसका कार्य होता है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देना होता है, ठीक है। सरल उपकला ऊतक के प्रकार देखते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम, जिसमें अपन सीलेटेड और नॉन सीलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन सरल उपकला ऊतक के प्रकार। तो सरल उपकला ऊतक यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो टाइल रूपी अर्थात चपटी कोशिका होती है, फ्लैटेंड कोशिका होती है। और
इसलिए कि जो चपटी कोशिका होती है उसे पेवमेंट उपकला भी कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेवमेंट उपकला के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो इसका मतलब आपको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मान को इसके एग्जाम्पल भी बताने पड़ेंगे। केंद्रक कैसा होता है? ओवॉइड यानी कि अंडाकार होता है और कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। और इसके एग्जाम्पल आपको मेनली ध्यान रखना है, तो वो होती है रुधिर वाहिकाओं की एंडोथीलियम, फेफड़ों की कुपिकाओं का जो आंतरिक स्तर होता है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। बॉमन संपुट, ये भी बॉमन संपुट भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से, और आंतरिक अंगों की मेसोथीलियम अर्थात जैसे हृदय की पेरिकार्डियम वगैरह होती हैं। बस आपको मेनली क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये एक तो ये ध्यान रखना है कि जो ब्लड वेसल्स की जो भित्ति होती है ना, ब्लड वेसल्स की भित्ति और एल्वियोलर सैक्स यानी कि कुपिकाएँ, ये दो ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं और मेनली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। तो दो एक तो होता है फेफड़ों की कुपिकाओं का आंतरिक स्तर और रुधिर वाहिकाओं की एंडोथीलियम। कहने का मतलब एनसीईआरटी में आपको दे रखा है कि रुधिर वाहिकाओं की जो भित्ति होती है और कुपिकाएँ जो होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल होता है आपको, दूसरा पढ़ते हैं अपन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब सरल घनाकार उपकला। ये क्यूब आकार की कोशिका होती है, अर्थात क्यूब यानी घन के आकार की कोशिका होती है और स्फेरिकल केंद्रक होता है। किस प्रकार का केंद्रक होता है इसमें? स्फेरिकल प्रकार यानी कि स्फेरिकल प्रकार का तो इसमें केंद्रक पाया जाता है और कोशिका के केंद्र में भी वो भी केंद्रक होता है। कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट जैसे पीसीटी और डीसीटी में। और पीसीटी में आपको ध्यान रखना ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है और दूसरी जगह होती है जर्मिनल एपिथेलियम यानी जनन उपकला में पाई जाती है। ठीक है, और आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो एग्जांपल आपको ध्यान है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में एनसीईआरटी में जो लिख रखा है, ये सर ने जो लिखा है वो ये है। और आपको ये ध्यान रखना एनसीईआरटी के हिसाब से तो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स और नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट जैसे पीसीटी और डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। तीसरा होता है सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम यानी सरल स्तंभाकार उपकला। ये लंबी भी होती है और पतली कोशिका होती है। आप एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है वो देखना आप ढंग से। और ओवॉइड केंद्रक यानी कि अंडाकार केंद्रक होता है, कोशिकाओं के बेस पर उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की विशिष्ट बात क्या होती है, तो उसमें जो केंद्रक होता है वो कोशिकाओं के आधारीय भाग पर उपस्थित होता है। दो प्रकार को इसमें बांटा गया है, सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम और नॉन सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्या मतलब है? सीलेटेड का मतलब क्या होता है और नॉन सीलेटेड का मतलब क्या होता है? सीलेटेड मतलब सीलिया उपस्थित होंगे, नॉन सीलेटेड का मतलब सीलिया एब्सेंट होंगे। सीलेटेड होलो ऑर्गन्स जैसे कि फैलोपियन नलिका में, ब्रोंकियोलस में, मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स यानी नीले में, स्पाइनल कॉर्ड में सारे के सारे सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम पाया जाता है। और नॉन सीलेटेड एपिथेलियम जो होता है वो आपका स्टोमक यानी कि आमाशय में और इंटेस्टिन यानी आंत में पाया जाता है। सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के मेनली एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के हिसाब से फैलोपियन की नलिका और ब्रोंकियोलस याद रखना है। नॉन सीलेटेड जो होता है वो आपका एनसीईआरटी के इस चैप्टर में दे ही नहीं रखा है। ठीक है, सेकंड जो आपका पार्ट है जंतु ऊतकाई, इसी में मैंने आपको ऐड करके दिया हुआ है। देखिए तो बच्चों, आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं, चैप्टर वगैरह समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी सरल उपकला ऊतक, जिसमें 3 प्रकार होते हैं, सिंपल स्क्वेमस यानी सल्की उपकला, सिंपल क्यूबॉइडल यानी घनाकार उपकला और सिंपल कॉल्यूमिनर यानी स्तंभाकार। ये तो आपने 1 बाय 1 हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब आपको आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते अपन सूडो स्टेरिफाइड एपिथेलियम यानी कूट स्तरीय उपकला। कूट स्तरीय उपकला का क्या मतलब होता है? ये कोशिकाएं आकृति में स्तंभाकार होती हैं, अतः यह ऊतक भी स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण होता है। इस ऊतक में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं लंबी कोशिकाएं भी होती हैं और शॉर्ट सेल भी होती हैं, परंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक के तल अलग अलग होने के कारण यह ऊतक त्रिस्तरीय दिखाई देता है। लेकिन सभी कोशिकाएं एक ही आधार कला पर स्थित होने के कारण ये वास्तव में एक परतीय उपकला का होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सूडो स्टेरिफाइड एपिथेलियम यानी कूट स्तरीय उपकला होती तो आपकी एक स्तरीय ही होती है, परंतु केंद्र के विषम स्तर के कारण बहुस्तरीय प्रतीत होती है।
सूडो का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दिखती वैसा कभी होता नहीं है। कहने का मतलब अपन को दिखती कैसी है, द्विस्तरीय, परंतु होती तो रियल में आपकी मतलब क्या होती है, आपकी बहुस्तरीय प्रतीत होती है अपन को, बट होती तो एक ही लेयर से मिलकर बनी होती है ना। तो इसमें क्या होता है, एक स्तरीय उपकला होती है परंतु केंद्र के विषम स्तर के कारण बहुस्तरीय प्रतीत होती है। कहने का मतलब होता है कि ये इस प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ है जिसमें केंद्र एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, बीच में वगैरह किसी प्रकार से यानी कि रैंडम प्रोसेस में केंद्रक पाए जाते हैं। इसलिए होती एक स्तरीय उपकला परंतु अपन को दिखती है बहुस्तरीय, इसलिए इसको सूडो स्टेरिफाइड भी कहते हैं। ये नीट एग्जाम्स के इंपॉर्टेंस, इसके एग्जाम्पल आपको मेनली ध्यान रखना है, ट्रैकिया और एपिडिडाइमिस। ट्रैकिया और एपिडिडाइमिस में सूडो स्टेरिफाइड एपिथेलियम पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नीट 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड या स्टेरिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं, अर्थात संयुक्त उपकला। ये बहुस्तरीय कोशिकाओं से निर्मित होती है। कार्य आपको ही पता है, यांत्रिक व रासायनिक तनाव से मुक्त करना होता है। स्तरीय उपकला के इसमें 4 प्रकार होते हैं। एक तो स्टेरिफाइड केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम जो केराटिन युक्त होगी, सल्कीय, और स्टेरिफाइड नॉन केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम जो केराटिन रहित होगी। स्टेरिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगर इसकी जगह कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम लेके आता है तो भी बात सेम ही है। तो स्टेरिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार उपकला, और एक होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये 4 प्रकार होते हैं किसके, संयुक्त उपकला के या स्तरित उपकला के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले स्टेरिफाइड केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम, ये जो होते हैं वो त्वचा के शुष्क सतह पे यानी हेयर, नेल्स, स्किन, ये सारे केराटिनाइज के एग्जाम्पल होते हैं। नॉन केराटिनाइज में देखा जाए तो बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस और वेजाइना यानी योनि का आंतरिक स्तर भी किससे मिलकर बना है, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से। स्टेरिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एग्जाम्पल लेके जाए तो पैनक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं और स्लाइवरी ग्लैंड्स की नलिकाएं होती हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो आपका रीनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के अंदर पाया जाता है। मेनली आप मूत्रा से ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में इस चैप्टर से भर के हमेशा आपको केवल एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, कोई भी थ्योरी पार्ट इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। सारे एग्जाम्पल आपको एक पेज पर लिख के हमेशा याद करते रहना है। अब पढ़ते हैं अपन ग्लैंड्यूलर टिश्यू यानी ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला क्या होती है, तो कुछ घनाकार अथवा स्तंभाकार कोशिकाएं रूपांतरित होकर जो सीक्रेशन में कार्य करती है उसे ही ग्रंथिल उपकला कहते हैं, ठीक है। ग्रंथिल उपकला 2 प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में गॉबलेट की कोशिकाएं पाई जाती है जो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, जबकि बहुकोशिकीयों में स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो स्लाइवा यानी लार का सीक्रेशन करती हैं। आपके दोनों के डायग्राम आपको एनसीईआरटी से ही देखने हैं, हर बार इस चैप्टर में डायग्राम भी पूछे जाते हैं। तो एक कोशिका डायग्राम भी बना हुआ है और बहुकोशिका का भी बना हुआ है, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो एक्जोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्जोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथियाँ और एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। एक्जोक्राइन ग्रंथियाँ जो नलिकाओं के माध्यम से स्रावन करती हैं उसे एक्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिसमें नलिकाएं के माध्यम से सीक्रेशन। एक्जोक्राइन का मतलब क्या होता है, जो भी ब्लड वेसल्स होनी जरूरी है, नलिकाएं होनी जरूरी है, जिसके थ्रू रक्त के थ्रू वो सीक्रेशन होता है इनमें, जैसे कि पाचन ग्रंथियाँ वगैरह, जिसमें पाचन ग्रंथियों में आपके ऑयल का सीक्रेशन करना हो, आपका सीबे मतलब आपका जो ईयर वैक्स होता है उसका जो सीक्रेशन होता है, अब पसीने की जो ग्रंथियाँ वगैरह, ये सब मतलब कि सारा जो ना नलिकाओं के थ्रू जो काम होता है वो आपकी एक्जोक्राइन ग्लैंड में आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रंथियाँ जो स्रावन सीधे रुधिर में करती है, मतलब डक्टलेस ग्लैंड होती है, नलिकाओं रहित होती है, अर्थात हार्मोन स्रावन की ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल होते हैं। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि का यानी मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। कौन, पैनक्रियाज जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। ये अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। एक्जोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथियों के 3 प्रकार की होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ, होलोक्राइन, एपोक्राइन और मीरोक्राइन। होलोक्राइन का मतलब होता है सीक्रेशन के साथ पूर्ण पदार्थ की हानि, पूर्ण कोशिकीय पदार्थ की हानि, उसे होलोक्राइन कहते हैं। जैसे कि आपकी ये एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ है, उपकला उत्तक है, इसके बाद जो कोशिका ये होती है ना, इस कोशिका का अगर पूर्ण कोशिकीय पदार्थ की हानि होती है तो उसे होलोक्राइन कहा जाता है। जैसे कि सीबेशियस ग्रंथियाँ होती हैं,
ठीक है, जो तेल का सिक्रेशन करती है। एपोक्राइन सीक्रेशन के साथ अगर शीर्ष भाग की हानि होती है, कुछ भाग की अगर हानि होती है उसे एपोक्राइन कहते हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियाँ होती है, यानी मिल्क का निकलना, तो मिल्क जो निकलता है वो आपका थोड़ा सा निकलता है, कोई शीर्ष भाग की हानि होती है। तीसरा होता है आपका मीरोक्राइन, और सीक्रेशन के साथ कोई कोशिकीय पदार्थ की अगर हानि नहीं होती है तो उसे मीरोक्राइन कहा जाता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार के कोई कोशिकीय पदार्थ की हानि नहीं होती है। एग्जाम्पल होता है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। यह आपको तीनों के तीनों जो होते हैं वो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एनसीईआरटी में इतना बड़ा कोई जिक्र नहीं है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते अपन संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? संयोजी ऊतक शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक, अर्थात आप कह सकते हो बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऊतक कनेक्टिव टिश्यू होता है। सर्वाधिक रूप से वितरित ऊतक होता है, यानी सब जगह बॉडी में मैक्सिमम फैला हुआ ऊतक जो होता है ना, वो कौन सा होता है? संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्य देखे जाए इसके तो संयोजी ऊतक अन्य ऊतक के अंगों को जोड़े रखता है अथवा सपोर्ट भी प्रदान करते हैं, अर्थात ऊतकों को अंगों को आपस में जोड़े रखने का काम, सपोर्ट प्रदान करने का कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक। एनसीईआरटी की लाइन कि ये जोड़ने एवं आलंबन हेतु सर्वाधिक विस्तृत एवं बहुतायत में पाया जाने वाला ऊतक है, जिनकी उत्पत्ति मेसोडर्मल से होती है, और ये संपूर्ण संयोजी ऊतक को मेसेनकाइमा भी कहा जाता है, ठीक है। संयोजी ऊतक के लक्षण मैंने बताया, मेसोडर्म से उत्पत्ति, और इन एपिथेलियल टिश्यू में क्या होती है? ब्लड सप्लाई एब्सेंट थी, अर्थात नॉन वेस्कुलर था। जबकि संयोजी ऊतक के क्या लक्षण में? इन ऊतकों में स्वयं की क्या होती है? ब्लड सप्लाई उपस्थित होती है, अर्थात संवहनीय होता है। और संयोजी ऊतक में प्रोटीन के रेशे जैसे कोलेजन और इलास्टिन पाए जाते हैं। ये आपकी कोशिका, और इसे इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स या इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक में कोशिकाएं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स या इंटरसेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एवं मजबूत हेतु प्रोटीन के रेशे, मैंने क्या बोला कि सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है, विस्तृत रूप में संयोजी ऊतक पाया जाता है, तो उसमें मजबूती हेतु प्रोटीन के रेशे भी पाए जाते हैं। और प्रोटीन के रेशे कौन से होते हैं? आपके कोलेजन, जो वाइट फाइबर से मिलकर बने होते हैं, अर्थात सफ़ेद रेशों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा होता है आपका इलास्टिन, यानी कि येलो फाइबर से मिलकर बने होते हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसमें मतलब इसको दो भागों में बांटा जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज यानी कि ढीले संयोजी ऊतक, डेंस यानी सघन संयोजी ऊतक। और लूज को वापस तीन भागों में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू आता है। और डेंस में आपके डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर आता है। ये छोटे से टॉपिक है कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बोन और कार्टिलेज आती हैं, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड यानी कि रक्त आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें प्रोटीन रेशे क्या होते हैं? आपके लूजली पाए जाते हैं। क्या? लूजली यानी कि ढीले पाए जाते हैं। और एरियोलर टिश्यू सर्वाधिक रूप से वितरित होता है, त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस परत का भी निर्माण करता है। और ठीक है, और इस ऊतक को वायवीय ऊतक भी कहा जाता है। शरीर में सर्वाधिक फैला हुआ ऊतक होता है। इस ऊतक में सर्वाधिक अंतराकोशिकीय पदार्थ या अवकाश भी उपस्थित होते हैं। और इस ऊतक में कोलेजन तंतुओं के समान अनियमित रूप से वितरित जिससे उनके बीच अवकाश बन जाते हैं, जिन्हें एरियोली भी कहते हैं, ये सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एरियोलर टिश्यू का डायग्राम में आपको इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी आपको? एक तो मैक्रोफेज की कोशिका होती है इसमें, और ये फाइब्रोब्लास्ट जो निष्क्रिय रूप होता है, फाइब्रोब्लास्ट जो रेशों का निर्माण करता है, और ये रेशे क्या बनाता है? कोलेजन या इलास्टिन यानी प्रोटीन के रेशे बनाता है, ठीक है। और इसमें मास्ट सेल पाई जाती है जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन और ब्रैडिकिनिन का सिक्रेशन करती हैं। मेनली दो याद रखना है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। सेरोटोनिन जो होता है वो आपकी वाहिकाओं में क्या होता है? संकुचन करने का कार्य करता है, जबकि हिस्टामिन इन वाहिकाओं को फैलाने का काम करता है, ठीक है। और फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और मैक्रोफेज अधिक संख्या में इसमें पाए जाते हैं, किसमें? एरियोलर टिश्यू के अंदर। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज अपने एनिमल टिश्यू चैप्टर के बारे में देखा, और आगे भी मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ, भी इसी कुछ ही पलों के अंदर आपके सामने आपका इसका अगला लेक्चर भी प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।